हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। देखिए ये वीडियो सबसे डिफरेंट है क्योंकि हम यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस है और बहुत सारे आपको गूगल में सर्च में मिल जाएंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स। ठीक है, लेकिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एनिमल से डिफरेंट तरीके से होता है, प्लांट में डिफरेंट तरीके से होता है। हर एक चीज़, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में एक सिमेट्रिकली एंड ऑर्गेनाइज, मतलब ठीक से ऑर्गेनाइज करके ये नोट मैंने बनाई है। आप लोग एक बार कंप्लीटली वीडियो देखिएगा, उसके बाद बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में सब कुछ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए रिलेवेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और सेकंड बात, जिनको एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो भी इस लिंक में, और एक लिंक है टेलीग्राम चैनल में, वो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ पे कर पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं प्रोटीन है क्या। प्रोटीन आर लीनियर चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। कुछ पॉलीपेप्टाइड्स इस लीनियर चेन में बंधे हुए होते हैं, उसको कम्प्लीटली प्रोटीन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड्स कैसे होता है, और मतलब ये कुछ, देखिए इसको थोड़ा अगर हम जूम करेंगे तो ये थोड़ा पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, कुछ पेप्टाइड्स बॉन्ड मिलकर हमारा बन गया एक पॉलीपेप्टाइड, और ये पेप्टाइड को अगर हम बड़े करें तो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड से, कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं पेप्टाइड्स। तो अमीनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड होता है, और पेप्टाइड बहुत सारे मिलकर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड एक चेन में बंधे हुए होते हैं, लिनियर चेन में, इसको प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन की साइज होती है ये डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स टेकिंग पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ दैट प्रोटीन। कितना अमीनो एसिड इस पॉलीपेप्टाइड चेन में है, उससे आप ये डिसाइड कर पाओगे। इससे डिसाइड होता है प्रोटीन की साइज क्या है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो प्रोटीन होता है वो होता है इंसुलिन, जो कि 51 अमीनो एसिड को मिलके वो बनता है। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी में आपका डायबिटीज, जो डिजीज डायबिटीज डेट होता है, ये तो सबको पता होता है। और सबसे जो लार्जेस्ट एनिमल प्रोटीन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें लगभग 574 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट प्रोटीन डिफर होता है एनिमल प्रोटीन से इन शॉर्टेज ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर की कंटेंट एनिमल प्रोटीन में थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लांट प्रोटीन में कम होता है। ठीक है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो प्लांट प्रोटीन ऑल्सो कंटेन्स मोर कार्बन बट लेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है प्लांट प्रोटीन में। ठीक है, एनिमल प्रोटीन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन बहुत ज़रूरत होती है प्लांट को अपने खाद्य बनाने के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो इसी वजह से कार्बन थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसमें थोड़ा लेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होता है इन रेस्पेक्ट टू एनिमल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो प्रोटीन्स पर्टिकुलरली रूट में, स्टेम में, लीव्स में एंड सीड में होता है। रूट्स एंड स्टेम मतलब गच मतलब जो पौधा होता है, प्लांट की जो रूट में सबसे लो लेवल ऑफ प्रोटीन होती है, एंड स्टेम में भी लो लेवल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। मेजर प्रोटीन आपको लीफ में देखने को मिलेगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। आपकी जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम है वहाँ पे एमसीक्यू में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और स्मॉल पोर्शन इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोसेल। साइटोसोल और सेल की जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उसके अंदर जो सेल मतलब सेल के जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगी। एक रूबिस्को प्रोटीन है जो कि क्लोरोप्लास्ट का सबसे मेजर प्रोटीन है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। तो प्रोटीन इज रिजर्व फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो रिजर्व फॉर्म होता है वो प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन जो रिजर्व फॉर्म होता है वो 16% नाइट्रोजन कैरी करता है, एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको पता है नाइट्रोजन अमाउंट काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। ग्राउंड नट
जो कि 30% प्रोटीन कैरी करते हैं, वो भी नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट है और नाइट्रोजन फॉर्म में। जहाँ की मेज जो कि एक सीरियल है, ये 10% प्रोटीन कैरी करते हैं, ठीक है। सॉरी। प्रोटीन कंटेंट डिक्रीजेस इन सेनेसेंस लीव्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीएज एक्टिविटी। जो निचले वाला जो लीव्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा आपका प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीएज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एज वेल एज शिफ्टिंग ऑफ इट टू अदर यंगर लीव्स, ठीक है। यंग लीव्स में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे रादर देन आपका ओल्डर लीव्स। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन भी प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड टू यील्ड अमीनो एसिड अमाइड्स। अमाइड एंड अमीनो एसिड्स आर नाइट्रोजन रिजर्व फॉर्म्स। हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रोटीन काफ़ी प्लांट में नाइट्रोजन फॉर्म में रिजर्व होकर लगती है, तो इसी वजह से जो सीड जर्मिनेशन होती है वहाँ पे प्रोटीन डिग्रेड होकर अमीनो एसिड अमाइड फॉर्म में रहती है, जो कि वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन रिजर्व होती है। एंड दीज आर धीरे धीरे वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है यंग एंड ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक एक्सिस। जब धीरे धीरे सीड जर्मिनेट होकर एक प्लांट में धीरे धीरे जर्मिनेट होती है, सीडलिंग स्टेज में आता है, तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है प्रोटीन क्वालिटी। देखिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जानने से पहले हम थोड़ा बहुत ये सारे इन्फॉर्मेशन को जानना जरूरी भी है, इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो प्रोटीन क्वालिटी आपने हर रोज हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन हमें बताया जाता है मूंगफली में बहुत अच्छी खासी प्रोटीन होती है, भिगा हुआ जो चना होती है, भिगा हुआ जो मूंग होती है, वहाँ पे अच्छी खासी प्रोटीन होती है, प्लांट प्रोटीन। तो प्रोटीन क्वालिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे हायर बायोलॉजिकल वैल्यू रहेगा जिस प्लांट के सीड्स में या फिर प्लांट पार्ट में, वो बेटर प्रोटीन्स होंगे। तो इसी वजह से लो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्लांट सीड प्रोटीन्स इज मेनली ड्यू टू, अगर कोई सीड में लो प्रोटीन होता है तो दिस इज बिकॉज वहाँ पे लो ट्रिप्टोफैन होता है, लो मेथियोनाइन होता है, लो लाइसिन कंटेक्ट होता है। तो इसी अमीनो एसिड अगर इसमें कम कम अमाउंट में रहता है तो हम जानते हैं, हम इसको बोलेंगे कि लो वैल्यू प्रोटीन है, तो इस सीड में अच्छे खासे प्रोटीन नहीं है। देयर बायोलॉजिकल वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग दिस अमीनो एसिड। अगर हम और कुछ सोर्स में इससे अमीनो एसिड जोड़ सकते हैं तो इस प्लांट पार्ट का प्रोटीन का वैल्यू क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैन में ह्यूमन एनिमल में बायोलॉजिकल वैल्यू देखने को मिलेगा 0.94 होल एग में आपको देखने को मिलेगा, बीफ में 0.67 देखने को मिलेगा, पीनट फ्लावर में जो प्लांट होती है उसमें 0.56 होता है, और व्हीट ग्लूटेन में 0.42 प्रोटीन क्वालिटी होता है, ठीक है। फिर प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि प्रोटीन बेस्ड ऑफ द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस पैटर्न पे बना हुआ है, किस पैटर्न पे है, ये सबको कॉम्प्लेक्सिटी देकर प्रोटीन को चार और मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है। तो पहले को बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर उसको सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टर्शियरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्वाटरनरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी हिसाब से प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। इसके डिटेल्स में नहीं जाते, क्योंकि वो डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट्स में, ओके। प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी क्या है, फंक्शन, उसका जो भी पार्ट में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके आधार पर प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। तो पहले हम देखेंगे लोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्लांट प्लांट्स में। तो प्रोटीन फाउंड इन रूट में, लीफ में, फ्लोएम में, इसको बोलते हैं रूट प्रोटीन। जो रूट में, लीफ में, फ्लोएम में होता है उसको रूट प्रोटीन बोलते हैं। लीफ प्रोटीन जो लीफ में प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रोटीन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रूट में जो प्रेजेंट होता है रूट प्रोटीन, लीफ में लीफ प्रोटीन, फ्लोएम में फ्लोएम प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कौन सी चीज़ में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल होता है या फिर और कोई एसिडिक सॉल्यूशन या फिर अल्कालाइन सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट मतलब सॉल्युबिलिटी होता है, उसके बेसिस पर क्लास प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है। तो पहले देखेंगे एल्बुमिन, ठीक है। ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल है रिसिन इन गैस्टर, ल्यूकोसिन इन सीरियल्स, ये सारे एल्बुमिन होते हैं। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट डाइल्यूट इन सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में आप उसको डालते हो तो वो डाइल्यूट हो जाता है।
ये है ट्यूबरिन जो कि पोटैटो ट्यूबर में आपको देखने को मिलेगा, एंड लेग्यूमिन जो कि ग्राउंड नट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्लूटेलिन। ग्लूटेलिन सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, जो एसिड में ये डाइल्यूट हो जाता है। इसको आपको ग्लूटेन फ्रॉम व्हेट से देखने को मिलेगा, एंड राइस में जो ओराइजिन है वो भी ग्लूटेलिन प्रोटीन बिलोंग करता है, मतलब कैरी करता है। प्रोलामिन्स ये सॉल्युबल 80% इथेनॉल में सॉल्युबल होता है, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, ओनली इथेनॉल में सॉल्युबल है। तो इसका एग्जांपल है ग्लियाडिन ऑफ व्हेट एंड जेन ऑफ मेज। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट परफेक्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन दिस प्रोटीन्स whose solubility integrate और overlap from one solvent to another। कभी कभी इसका इंटीग्रेट हो जाता है, वन एक के ऊपर वो ओवरलैप भी कर सकते हैं, तो कह नहीं सकते पर्टिकुलरली ये जो क्लासिफिकेशन है ये थंब रूल है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे फंक्शन के ऊपर। प्रोटीन क्या फंक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करके प्रोटीन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन में डिवाइड किया गया है, एंजाइमेटिक प्रोटीन और स्टोरेज प्रोटीन, जो स्टोरेज होकर रहता है और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है और ये स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड करता है अमीनो एसिड, व्हाइल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अगर आपको इसको हाइड्रोलिस करते हैं तो ये यील्ड करेगा अमीनो एसिड अलॉन्ग विथ कोफैक्टर। कोफैक्टर मीन्स हम पढ़े थे जब एंजाइम पढ़े थे, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मेटल आयन भी होते हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एग्जाम्पल्स कुछ सिंपल प्रोटीन का होता है हिस्टोन, एल्बुमिन, प्रोटामिन्स, ग्लोबुलिन, ये सारे। एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आपको मिलेगा न्यूक्लियो प्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मिलाकर होते हैं, मिक्स करके। लिपोप्रोटीन यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लावोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो कि आयरन एंड प्रोफाइरिन जो प्रोटीन मिलकर होते हैं। साइटोक्रोम जिसमें हीम एंड प्रोटीन मिलकर होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है क्या? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स refers to the complete set of biochemical process। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस का सेट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को, उसके बाद वहाँ पे रेगुलेशन होती है एंड उसके बाद प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, जो हम देखा ना सेनेसेंस लीव्स में जो निचला वाला लीव्स या फिर कुछ लीव्स में ये डिग्रेड कम अमाउंट ऑफ होती है तो पूरे ट्रांसपोर्ट हो जाती है यंगर लीव्स को, और धीरे धीरे ये पार्ट्स प्रोटीन डिग्रेड यहाँ पे हो जाती है, तो ये होती है प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो सिंथेसिस हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेगुलेशन हो गया और डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, ये सब केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन्स आर एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट परफॉर्म स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक, रेगुलेटरी एंड डिफेंसिव फंक्शन। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का सेम काम होता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं, रेगुलेटरी काम करते हैं और डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी प्रोटीन का रोल काफ़ी होता है, उसी तरह प्लांट में भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वही सेम फंक्शन करते हैं। तो एफिशिएंट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसी वजह से बहुत क्रूशियल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन के लिए एंड स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन इसी वजह से क्योंकि प्रोटीन मैक्सिमम उसके फॉर्म होते हैं रिजर्व फॉर्म इन प्लांट में नाइट्रोजन फॉर्म में, तो इसी वजह से नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन अगर अच्छे से हो पाएगा तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत एफिशिएंटली हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स क्या क्या देखेंगे। ये एंजाइम काम करता है जैसे कि कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सेल वॉल, मेम्ब्रेन्स, ये सारे चीज़ें प्रोटीन में बने हुए होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि आयन को मूव करते हैं, मेटाबोलाइटिस को मूव करते हैं प्लांट में एक पार्ट से दूसरा पार्ट तक। स्टोरेज प्रोटीन जो कि नाइट्रोजन फॉर्म में, कार्बन फॉर्म में रिजर्व होकर रहते हैं, जो कि पर्टिकुलरली सीड में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म में, कार्बन फॉर्म में प्रोटीन स्टोर होकर रहते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशंस एंड सिग्नलिंग, और डिफेंस प्रोटीन जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एग्नेस्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस। ठीक है, ये होता है प्रोटीन के इंपोर्टेंस इन प्लांट्स में।
तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पर्टिकुलरली दो मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंथेसिस, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसको सेकेंड फॉर्म में आप बोल सकते हो प्रोटीन अनाबोलिज्म। ठीक है, जहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सेकेंड होता है प्रोटीन काटाबोलिज्म, मतलब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, दो मेजर फेजेस में। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपका आ जाएगा नाइट्रोजन असिमिलेशन, किस तरह से नाइट्रोजन को, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को ये कैरी करके इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करके मतलब केमिकल रिएक्शन होके वो नाइट्रोजन असिमिलेशन करके अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद उससे अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस होती है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जहाँ पे मेजर प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। और उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन होने के बाद किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और सेकेंड जो काटाबोलिज्म होती है, वहाँ पे धीरे धीरे डिग्रेडेशन होना शुरू होता है। प्रोटीन अपना काम कर लिया, उसके बाद डिग्रेड होगा। वो होगा 3 फेजेस में, वो होगा प्रोटियोलाइसिस, ये एक इस तरह से हो सकती है, या फिर अमीनो एसिड रिसाइक्लिंग हो सकती है, या फिर नाइट्रोजन रीमोबिलाइजेशन, ये एक कंसेप्ट है। ये तीनों कंसेप्ट में प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है। तो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, पहला आएंगे हम नाइट्रोजन असिमिलेशन। ठीक है, जो कि एक फाउंडेशन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है पहले देखेंगे। प्रोटीन प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन मेनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फॉर्म में ऑब्जर्व करता है, या फिर अमोनियम जो कि NH4+, इसी दो फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट ऑब्जर्व करती है। कुछ प्लांट्स ऐसा होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट पर्टिकुलरली, जो कि नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। इसके बारे में हम सब पढ़े हुए हैं, तो इसके ऊपर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये 80 जितने सारे फेजेस का जितने सारे स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को हम ओवरव्यू करेंगे, ऐसा नहीं कंप्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीटली पढ़े हर एक स्टेप को तो ये एक तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सेकेंड बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि जनरल पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं यूपीएससी में, तो मैं अगर बहुत मैकेनिज्म के साथ बताऊंगी तो मे भी हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो उसके बाद जब नाइट्रोजन हम एक्सेप्ट कर लिया, प्लांट ऑब्जर्व हो गई, उसके बाद नाइट्रेट रिडक्शन पाथवे होती है। तो नाइट्रेट जो कि ऑब्जर्व करती है रूट, इन 2 स्टेप्स में वो रिड्यूस्ड होती है। तो पहला स्टेप ये है, ये नाइट्रेट फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ था बाय द रूट, नाइट्रेट से नाइट्राइट बन जाती है। तो इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, एंड ये साइटोसोल में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो जगह होती है वो साइटोसोल में होती है। तो सेकेंड स्टेप में आता है नाइट्राइट, जो नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट से नाइट्राइट फॉर्म बना, उससे हम बनाएंगे अमोनिया। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है इसमें नाइट्राइट रिडक्टेज के साथ अमोनिया बनता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है। पहला तो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो प्रोड्यूस्ड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है बोथ एनिमल में भी और प्लांट में भी, ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो इसी वजह से इसको क्विकली इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, तो ये जो अमोनिया है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसा होगा, अमोनिया असिमिलेशन उसको बोलते हैं। जिसके जिस मतलब ये असिमिलेशन मतलब जो अमोनिया टॉक्सिक होता है उसको प्लांट रैपिडली असिमिलेट कर देता है। तो भाइया ये एक मेजर पाथवे में होता है, जिसको GOGAT पाथवे बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूटामिन सिंथेटेज होता है, अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिलके ग्लूटामाइन बन जाता है, और ग्लूटामेट सिंथेटेज एक होता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज, GS बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं ग्लूटामेट सिंथेटेज, जिसको GOGAT सिंथेटेज बोलते हैं। इसमें जो ग्लूटामाइन फॉर्म होता है ये अल्फा ग्लूटारेट के साथ मिलकर 2 ग्लूटामेट बन जाता है। ठीक, तो उसके बाद ये जो 2 ग्लूटामेट फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामेट, ये एक्ट करता है एज द अमीनो ग्रुप डोनर फॉर अदर अमीनो एसिड। तो बाकी जो अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें ये ग्लूटामेट क्या करता है, अपना अमीनो ग्रुप डोनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फॉर्म बनते हैं अमोनिया असिमिलेशन होके। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस। तो पहले जो प्रोटीन सिंथेसिस में हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन असिमिलेशन हो गया, और सेकेंड जो होता है अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस।
प्लांट सिंथेसाइज करता है ऑल 20 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो 20 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, प्लांट हर एक चीज वो सिंथेसाइज करता है। तो अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस इन प्लांट इज टाइटली इंटीग्रेटेड विथ सेंट्रल कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस होता है प्लांट में, ये कंप्लीटली इंटीग्रेट होके कार्बन मेटाबॉलिज्म, सेंट्रल कार्बन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटीग्रेट होके ये अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस करता है। तो ग्लाइकोलिटिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो टीसीएस साइकिल हमने पढ़ा था, और ग्लाइकोलिटिक जो ग्लाइकोलिसिस होता है, वो दोनों सर्व करते हैं इंटरमीडिएट्स। ये सर्व उसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ग्लाइकोलाइटिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल का जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम है, ठीक है। ये सर्व करता है कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल द 20 प्रोटियो प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, ठीक है। और इसमें ये जो साइकिल में जो इंटरमीडिएट होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए हो गया, पायरुविक एसिड हो गया, पायरुवेट हो गया, तो एसिटिल कोएंजाइम ए को इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये क्या करता है? कार्बन स्केलेटन बनाता है प्रोटीओजेनिक अमीनो एसिड फॉर्म करने के लिए, सिंथेसिस के लिए। तो अमीनो एसिड को ग्रुप किया गया है बेस्ड ऑन देयर कार्बन स्केलेटन। मेजर अमीनो एसिड फैमिलीज क्या होती है? अल्फा ग्लिटरेट फैमिली, जिसमें ग्लूटामेट आता है, ग्लूटामाइन आता है, प्रोलिन आता है। उसके बाद और एक फैमिली होता है ऑक्जेलो एसिटेट फैमिली, जिसमें अस्पाराटेट, अस्पाराजीन एंड लाइसिन होती है। उसके बाद पायरुवेट फैमिली होता है, जिसमें अलानाइन, भालाइन एंड ल्यूसिन होती है। और एक फैमिली होती है मेजर अमीनो एसिड फैमिली, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट फैमिली, उसमें सेराइन, ग्लिसाइन, सिस्टाइन होती है। उसके बाद एरोमेटिक फैमिली, जिसको स्कीमिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं, उसमें फिनाइल अलानाइन, ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्टोफैन होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो कि प्रोवाइड करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप है 10 स्टेप है, उसमें एक स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट होते हैं जो प्रोवाइड करता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। उसमें सेराइन, ग्लिसाइन, सिस्टाइन और फॉस्फोफिनल पायरुवेट जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कैरी करते हैं, एंड पायरुवेट जो कि अलानाइन, वालाइन, ल्यूसाइन, ये सारी चीज़ें, आइसोल्यूसाइन, ये सारी चीज़ें ग्लाइकोलिसिस से हमको मिलता है। बाकी टीसीएस साइकिल से हमें जो भी अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो सप्लाई करते हैं अल्फा ग्लिटरेट फैमिली को और जेलो एसिटेट फैमिली को, ठीक है। उसके बाद जो 3 स्टेप उसका आता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो होता है, हमने नाइट्रोजन एसिमिलेशन कर लिया, अमीनो एसिड सिंथेसिस कर लिया, बायोसिंथेसिस कर लिया, उसके बाद हम बनाएंगे उससे प्रोटीन। प्रोटीन बनेगा 2 तरीके से, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी डीएनए में एनकोडेड होकर रहती है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो कॉपी हो जाती है एक मैसेंजर आरएनए में, जिसको एमआरएनए बोलते हैं। ये सारे +2 में हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको बहुत, जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं वो भी अच्छी तरीके से उसको पता होता है। तो ये मैसेंजर एमआरएनए में वो कॉपी हो जाता है। तो ये टेक्स प्लेस होता है मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट। जो यूकैरियोटिक सेल जो होता है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये सारी चीज़ें नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट के न्यूक्लियस में ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें जो एंजाइम एक्टिव रोल काम करता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि बाइंड करता है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस और डीएनए से अनवाइंड भी करता है, एंड सिंथेसिस करती है एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। मतलब क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होकर रहती है वो उसको एनकोडेड करती है, और एनकोडेड करके एक आरएनए स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाती है, ठीक है। और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनती है उसको एमआरएनए बोलते हैं। द रिजल्टिंग एमआरएनए जेनेटिक कोड को कैरी करता है डीएनए से, एंड साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट करता है फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। और इन शॉर्ट में हम देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होती है। डीएनए में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए को ट्रांसफर होता है, और एमआरएनए लेकर जाती है उसको साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो सेकेंड स्टेप आता है उसमें ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में क्या होगा, ये जो एमआरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेकर आ रहा है साइटोप्लाज्म तक, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा? तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे एमआरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन लोड किया गया है, ये यूज होगा इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
और ये जो प्रोटीन में सिंथेसिस होता है ये पर्टिकुलरली राइबोसोम में होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इन द अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें भी ये mRNA जाकर ये सारी चीजें होता है। द mRNA सीक्वेंस इज रेड इन सीड्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसको कोडन बोलते हैं, और ईच स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड। तो ये 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में जो बनेगा सीक्वेंस को रीड करेगा, जिसको कोडन बोलते हैं, और इसमें जो हम पढ़े थे ना GTT GTA, जो इस तरह कोडन जो बनाता है mRNA, इस तरह के कोडन बनाएगा, और हर एक कोडन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। तो ट्रांसफर RNA, जो एक RNA होता है जो ट्रांसफर करता है इस इंफॉर्मेशन को, अमीनो एसिड सिंथेसिस को, और ये ब्रिंग करेगा करेक्ट अमीनो एसिड राइबोसोम तक, ठीक है, where they are linked together by peptide bonds to form a polypeptide chain। तो ये जो अमीनो एसिड सिंथेसिस यहाँ पे हो गया, उसको जो RNA कैरी करेगा उसको बोलते हैं ट्रांसफर RNA, tRNA, और ये क्या करेगा, करेक्ट अमीनो एसिड लाकर राइबोसोम में एक के बाद एक कलेक्ट करेगा। तो प्रॉपर करेक्ट अमीनो एसिड जब कलेक्ट हो जाएगा तो ये एक दूसरे के साथ लिंक करके एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक करेंगे, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर तो हम अब जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए tRNA, अमीनो एसिड, कुछ ATP एंड GTP, ठीक है, कुछ एनर्जी भी हमें चाहिए होगा, और यहाँ पे ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, साइटोसिल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत ही लंबी मैकेनिज्म है, हम मैकेनिज्म में नहीं जाते। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो ये A4 है हमारा। तो सिंथेसिस के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद हम जाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होगा प्रोटीन का, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसका स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट मतलब मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि फोल्डिंग, ये एक होता है, चैफरन प्रोटीन्स इसमें मिलकर फोल्डिंग करते हैं, फॉस्फोरिलेशन होता है, ग्लाइकोजाइलेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, फिर टारगेटिंग टू स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स। तो ये सब मॉडिफिकेशन होकर वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन जिस ऑर्गेनेल के साथ काम कर, मतलब जो प्रोटीन जो ऑर्गेनेल के साथ काम करना होता है उसके साथ वो जाकर टारगेट होकर वो जाकर उसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के साथ जॉइंट हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो दिस स्टेप्स इंश्योर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू प्रोटीन्स। तो ये जो स्टेप होता है, जितने सारे स्टेप हमने अभी तक पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, जो एनाबोलिज्म हो रहा था अभी, तो ये सारे फंक्शनल प्रोटीन का फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन का हमने पढ़ लिया एनाबोलिज्म, और अभी पढ़ेंगे प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ठीक है। दो स्टेजेस में देखा था ना कि प्रोटीन किस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। तो प्रोटीन का फंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब डिग्रेड क्यों होगा। प्रोटीन डिग्रेडेशन मेंटेन्स प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन का क्वालिटी मेंटेन होती है डिग्रेडेशन में, और नाइट्रोजन बैलेंस होता है। क्यों, जैसे देखिए, हम जब हमारे एनिमल के साथ आप कंपेयर कीजिए, हम जब बच्चे होते हैं, बच्चे से जब बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाता है, हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होती है, बहुत जल्दी होती है, और बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। तो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर्स, हमारे बोन स्ट्रक्चर, स्किन स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जब हम ग्रोइंग चिल्ड्रेन को प्रोटीन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अडल्ट स्टेज में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो धीरे धीरे जब हम बूढ़े होते हैं, हमारे स्टेज मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, तो हमारे प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम होना लगता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो रिंकल्स आ जाते हैं, बोन खराब हो जाता है, जितने सारे डिग्रेडेशन होने लगता है। तो ये क्यों होता है कि एक पीरियड के बाद प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है, और ये लाइफ प्रोसेस के लिए ये होना जरूरी है। अगर वही सारी चीज़ें सेम होकर रहेगी तो डेफिनेटली एक इंसान मरेगा नहीं। एक इंसान बच्चे से लेकर जवान तक या फिर बूढ़े होने तक वही सेम चीज़ें करता रहेगा, ठीक है। तो इसी इसी सेम पैटर्न पे प्लांट में भी उसी सेम पैटर्न पे काम होता है कि प्रोटीन, जैसे सेनेसेंस हो गया, ओल्डर लीव्स में अगर प्रोटीन डिग्रेडेशन नहीं होगा तो ये नीचे गिरेगा कैसे। अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर यंगर लीव्स जनरेट होंगे कैसे, वहाँ पे प्रोटीन ट्रांसफर होगा तो ही ना, प्रोटीन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा, यंगर लीव जनरेशन होगे,
उसके बाद ये ओल्डर लीव्स गिरेगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक नाइट्रोजन बैलेंस, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म पे स्टोरेज होकर रहती है, तो नाइट्रोजन बैलेंस के लिए हमें प्रोटीन के डिग्रेडेशन होना जरूरी है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होती है। स्ट्रेस कंडीशन में अगर ज़्यादा ड्रॉट हो गया, ज़्यादा सैलिनिटी हो गया, बहुत सॉल्ट है ऐसा सॉइल में, ड्रॉट कंडीशन में काफ़ी टाइम तक हम पानी नहीं मिला पौधे को, या फिर हीट ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे कंडीशन में भी हमारा प्रोटीन डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर देखेंगे प्रोटियोलिटिक सिस्टम, यहाँ पे भी कुछ कैटाबोलिज्म होता है, प्रोटीन डिग्रेड होती है। प्रोटीन्स हाइड्रोलेज हो जाते हैं यहाँ पे अमीनो एसिड में बाय प्रोटीज, एंड ये जो प्रोटियोलिटिक सिस्टम है यहाँ पे ये वैक्यूल्स में पर्टिकुलरली होता है एंड साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन होकर बहुत सारे अमीनो एसिड में जो अमीनो एसिड से वो बना हुआ होता है, वही अमीनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। यूबिक्विटिन एक प्रोटीएजम पाथवे होती है इस प्रोटीलिटिक सिस्टम में, और इसमें क्या होती है, सिलेक्टिव डिग्रेडेशन होती है ऑफ डैमेज्ड और रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। कौन कौन सी प्रोटीन डिग्रेड करेंगे उसी हिसाब से सिलेक्टिव वे में वो काम करते हैं, और ये ग्रोथ एंड सिग्नलिंग के लिए यूबिक्विटिन इसी सिस्टम का बहुत जरूरत होती है, इस पाथवे का, ठीक है। वैक्यूलर प्रोटीलिसिस क्या होती है, यहाँ पे बल्क डिग्रेडेशन होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सेनेसेंस, जो ओल्डर लीव्स गिर जाते हैं, या फिर ओल्ड पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स का वो खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यहाँ पे सेनेसेंस में वैक्यूलर प्रोटीलिटिक सिस्टम काम करता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, जो भी अमीनो ग्रुप मिलकर, बहुत सारे अमीनो ग्रुप मिलकर प्रोटीन बनते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स होकर प्रोटीन बनते हैं, तो ये जो अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। और यहाँ पे अमीनो ग्रुप अलग होके अमीनो एसिड से अमोनिया फॉर्मेशन हो जाते हैं, और कुछ कीटो एसिड्स भी फॉर्मेशन हो जाती है, और अमोनिया इज रीअसिमिलेटेड भाया GSGO-GAT पाथवे, और ये जो अमोनिया फॉर्मेशन होती है ये फिर से रीअसिमिलेट होते हैं प्लांट में, इसी पाथवे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद और एक चीज होती है कैटाबोलिज्म में, वो है नाइट्रोजन रीमोबिलाइजेशन, और ये रीमोबिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग लीफ सेनेसेंस में, सीड डेवलपमेंट में एंड स्ट्रेस कंडीशन में। यहाँ पे प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड जो नाइट्रोजन फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है ग्रोइंग टिश्यू में एंड डेवलपिंग सीड्स में, और इसी सिस्टम के वजह से ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी प्लांट बॉडी में एनहांस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अभी हमने देख लिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या क्या, जो 2 स्टेप्स था, एक प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ये सारे हमने कंप्लीट किया। और अभी हम देखेंगे इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट होता है। ये रेगुलेटेड होता है बाय जीन एक्सप्रेशन में, ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये एक लेंदी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसको बहुत जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या फिर उसी टाइप का पढ़ते हैं, तो कोर्स करते हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इसमें रेगुलेट होता है, आपका नाइट्रोजन कितना अवेलेबल है प्लांट को, उसी से डिसाइड होता है कैसे रेगुलेट होगा। लाइट एंड फोटोसिंथेसिस भी रेगुलेट करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को। कुछ हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन्स एंड साइटोकाइनिन्स भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब देखेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस में उसकी कैसे रोल होती है, ठीक है। प्लांट ऑल्टर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अंडर ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन में ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एक अलग तरह की काम करता है। सालिनिटी में ये मतलब अल्टर करती है अपनी मेटाबॉलिज्म, हीट में और पैथोजन अटैक में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपना रोल निभाती है। स्ट्रेस रिलेटेड प्रोटीन्स जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हीट सक प्रोटीन्स, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, इसी वजह से ये क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। जितना अच्छे से प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा उतना अच्छे से आपका प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी मेंटेन होगा क्रॉप की। और ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज द फॉर्म
जो जहाँ पे प्रोटीन स्टोर होके रहती है, ठीक है? तो इसी वजह से ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और जो सीड्स में हम जो खाते हैं सीड्स, क्वालिटी सीड्स देखते हैं, ग्राउंड नट में अच्छे खासे प्रोटीन होते हैं। आलमंड, फ्लैक्स सीड और ये जो सीड्स वगैरह हम खाते हैं, पम्पकिन सीड, उसमें भी जो प्रोटीन क्वालिटी मेंटेन होता है, कैसे होता है? ये अच्छे खासे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर होते हैं तो ही सीड्स में अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हम पा लेते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्टली हम कंक्लूजन में देखेंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट इज ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक प्रोसेस दैट कनेक्ट्स नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमीनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये सबको मिलाकर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, अडॉप्शन में एंड प्रोडक्टिविटी में। अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म is essential for improving crop performance, stress tolerance, and nutritional quality is sustainable in a sustainable agricultural system। तो ये आपका हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कंप्लीट वीडियो। ठीक है, कैसा लगा मुझे जब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैट मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।